हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? कल हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा था, जहां हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे, है ना। और उसके पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करने वाले थे, जो कि था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल 23 जून 1757 को बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद के पास, प्लासी नाम की जगह, वहाँ लड़ी गई थी। ये सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल का नवाब था, उसके और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ी गई थी। आपको पता होगा इस लड़ाई में, मैं लिख देती हूँ, ये लेक्चर 3 है। इस लड़ाई में इसके कमांडर मीर जाफ़र ने इसे धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को। कमांडर मीर जाफ़र ने इसको धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को, जिसके चलते सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरा बंगाल का कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, चूँकि बंगाल एक बहुत रिच प्रोविंस था, बंगाल में इतनी संपदा भरी हुई थी कि अंग्रेज़ों की नज़र ऐसे भी बंगाल पे थी, और ऐसे भी वो सी रूट का वो एक ऐसा प्रोविंस था जहाँ से सी रूट इजीली एक्सेस किया जा सकता था। बंगाल के ऊपर ऐसे भी अंग्रेज़ों की नज़र थी, और जब बैटल ऑफ प्लासी वो लोग जीत गए, तो बंगाल पर टैक्स कलेक्शन का अधिकार, ट्रेडिंग राइट्स, ये सारा कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और इससे एक चीज़ और पता चलता है, उनके मिलिट्री फोर्सेस की जो सुपीरियरिटी है, ये भी बात सामने आती है कि हमारे नवाब्स कैसे कमज़ोर पड़ते गए उनके सामने, और ब्रिटिशर्स कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते गए। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब उनके मनोबल को खूब ताकत मिली, तब उन्होंने फिर जब बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक गेम चेंजिंग बैटल है इंडियन हिस्ट्री में, हम इसे एक गेम चेंजिंग बैटल मानते हैं। ये 22 अक्टूबर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 को जब ये लड़ी गई, इस समय इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। इंग्लिश फोर्सेस लेड बाय हेक्टर मुनरो इसको लीड कर रहे थे, और अपोजिट में थे शाह आलम टू। अपोजिट में थे शाह आलम टू, जो कि मुगल एम्परर थे उस समय के। उसके बाद थे शाह आलम टू, शुजाउद्दीन, ये अवध के नवाब थे, और मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे उस वक्त। ठीक है, इनके बीच लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में अंग्रेजों ने बाजी मारी, और इस लड़ाई के बाद एक डिसिसिव ये बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद अंग्रेजों ने जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो भारी तबाही मची, इसके बाद वो सारा का दीवानी राइट्स इनके पास आ गया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करके इन्होंने मुगल जो एम्परर थे शाह आलम टू, उनको भी कमज़ोर, मैंने मुगलों को भी कमज़ोर कर दिया। और इस नवा अवध के रूलर, चूँकि अवध में एक काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसी स्थिति रहती थी कि क्योंकि एक बड़े तबका का जो पॉपुलेशन था अवध में, वो लोग किसान के बेटे थे, जो इनके फोर्सेस में काम करते थे, और उनके खिलाफ जो भारी भेदभाव होता था, उससे वो काफ़ी चिढ़े हुए और बहुत नाराज़ रहते थे अंग्रेज़ों से। उन्हें बाहर भेजा जाता था, धर्म प्रवर्तन जैसे केसेस सुनने को मिलते थे, फिर उनसे कम सैलरी, कम प्रमोशन पे काम करवाना। उनके समकक्ष जो लोग थे, अगर वो अंग्रेज रहता था तो वो आगे बढ़ जाता था और उनको प्रमोशन नहीं मिल पाती थी। इतना हेवी डिस्क्रिमिनेशन वो झेलते थे। तो अवध में ऐसे ही
उनके खिलाफ बहुत भारी नाराजगी रहती थी। और मीर कासिम जो बंगाल नवाब का बंगाल था, ये भी काफ़ी नाराज रहता था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो अंग्रेज़ों ने हाल किया था बंगाल का, जो लूटपाट वहाँ मचा हुआ था, जो हेवी टैक्स कलेक्शन का अधिकार, बंगाल अब कंगाली के रास्ते पे जब जा रहा था, मीर कासिम ने इसका विरोध किया और उसने भी बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्परर और अवध के नवाब का सहयोग लेते हुए लड़ाई लड़ी। बैटल ऑफ बक्सर से एक ये भी खामी उजागर आती है कि इंटरनल जो तैयारियां हैं हमारे रूलर्स की, वो कितनी कमज़ोर हैं, और जो अंग्रेज़ों के मिलिट्री फोर्सेस हैं वो कितने सुपीरियर हैं। उनके पास मॉडर्न वेपन्स है लड़ने के लिए, मॉडर्न तरीके हैं लड़ने के लिए, और ये हमारे रूलर्स कितने कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इनके आपसी गुटबाजी के चलते वो लोग बैटल ऑफ बक्सर हार जाते हैं और अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे ये एक डिसिसिव बैटल है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। इसका एक आउटकम्स क्या था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में साइन किया गया। दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अंग्रेजों को दे दिया गया। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए हम ये देखते हैं कि जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II, उनको 26 लाख के एनुअल पेंशन पे 26 लाख के एनुअल पेंशन पे इलाहाबाद के फोर्ट में रहने को मजबूर किया गया, शाह आलम II को दिया गया, और इलाहाबाद के फोर्ट में उनको कन्फाइन कर दिया गया। ठीक है। और अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया कि अवध बिना ब्रिटिश के परमिशन के, बिना किसी भी अदर यूरोपियन पावर्स को अपने यहाँ नहीं रुकने देगा, अपने मैटर में इंटरफेयर नहीं करने देगा। एक बफर स्टेट की तरह ये रह गया। और बंगाल की स्थिति तो वैसे भी बहुत ख़राब थी। ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। दूसरा नोट पैड ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, आप लोग किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए, अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सबसे पहले जो बिहार में आए थे वो पोर्तुगीज़ आए थे। आप इस सीक्वेंस को ज़रूर याद रखें, और कहाँ आए थे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है। ठीक है, पोर्तुगीज आए थे 17th सेंचुरी में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री हुगली बंगाल में डाली, है ना। चूँकि बंगाल सोरा उत्पादन के लिए बिहार काफ़ी फेमस था, इसलिए बिहार पे इन फॉरेनर्स की भी नज़र रहती थी। उसके बाद डच आए। डच 1632 में पटना कॉलेज में इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वो पटना कॉलेज में डाली। पुर्तगीज़ हुगली बंगाल में डाले, और डच 1632 में इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट पटना कॉलेज। establish their factory at पटना कॉलेज। ठीक है। हालांकि जो डच थे ये लोग मेनली इंटरेस्टेड थे आपके कॉटन टेक्सटाइल्स में, शोरा में, ओपियम में, फूड ग्रेन्स में। ठीक। उसके बाद तीसरा आपको याद होगा कि 1665 में एक डच ट्रैवलर था, ट्रेवेर्नियर। ट्रेवेर्नियर उसका नाम था, जो कि औरंगजेब के समय में पटना भी आया था। इसको आप याद रखेंगे, ट्रेवेर्नियर पटना आया था औरंगजेब के समय में। वो एक डच ट्रैवलर था। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच आए। फ्रेंच आए 1664 में। ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच के जितने वेयर हाउस थे, उन सब पर कब्जा कर लिया था। जो भी फ्रेंच के वेयर हाउस बंगाल में थे उन सबको कब्जा कर लिया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई, और इसका नेतृत्व कर रहे थे फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक। उसके बाद बिहार में डैनिश आए। इन्होंने अपनी फैक्ट्री नेपाली कोठी पटना में डाला। नेपाली कोठी
पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। ठीक, और उसके बाद ब्रिटिश आए। कब कब आए ये आप देख लीजिए। ठीक है, डच आए 1632 में, फ्रेंच 1664 में आए, वे फ्रांकोइस मार्टिन ने अपनी फैक्ट्री डाली बिहार में। डेनिश आए जिन्होंने नेपाली कोठी पटना में अपनी फैक्ट्री डाली। अंग्रेजों ने ऐसे अपनी फैक्ट्री 1620 में आलमगंज में डाला था शोरा उत्पादन के लिए। ठीक है, ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन 1620 एट आलमगंज पटना, at Alamganj in Patna for the trade of शोरा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बैटल ऑफ बक्सर हमने बता दिया। अच्छा, अब एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, जब बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज जीत गए 1764 में, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि से 1765 में बैटल ऑफ बक्सर जब खत्म हुआ, तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सितार राय को बिहार का नवाब बनाया था। इसको एक नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं। आप लोग इन सब फैक्ट्स को जरूर रिवीजन करते चलिए। ठीक है, अभी चूंकि समय कम है तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप सिर्फ उसको ही रिवीजन करेंगे। देखिए, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में जब अंग्रेज जीत गए तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड सिताब राय एज द दीवान ऑफ बंगाल, दीवान ऑफ बिहार। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद सिताब राय बिहार के दीवान बनते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ट्राइबल रिवोल्ट्स जो इस समय पे देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स पर्टिकुलरली इन बिहार। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिहार के अंदर में ट्राइबल रिवोल्ट्स जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक ना ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपको एक आपके दिमाग में ये रहे। देखिए, हम लोग चलिए बात करते हैं। नूनिया विद्रोह हुआ था 1700 से 1800 के बीच में। ठीक है, जहाँ जो लोग शोरा उत्पादन में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने नूनिया विद्रोह किया इस टाइम पीरियड में, और ये देखने को मिला हाजीपुर में, सारण में, तिरहुत में, ठीक है, पूर्णिया में नूनिया विद्रोह, नूनिया कम्युनिटी के लोगों ने विद्रोह किया था। अब सन्यासी विद्रोह आप जानते होंगे, सन्यासी विद्रोह स्टार्ट होता है 1762 में इन बंगाल। ठीक है, उसके बाद तमाड़ विद्रोह स्टार्ट होता है, जिसके लीडर होते हैं भोलानाथ सहाय, लीडर होते हैं भोलानाथ सहाय तमाड़ के, तमाड़ जो कि झारखंड में है। ठीक है, तमाड़ विद्रोह स्टार्ट होता है, उसके लीडर होते हैं भोलानाथ सहाय ऑफ तमाड़। ना, ये ओरांव मुंडा हो ग्रुप्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं झारखंड के, उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था इन 1789। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चेरो विद्रोह हुआ। ठीक है, चेरो विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुरामन को चेरो का राजा बनाया था, और वो बहुत ही एक्सप्लॉइटिव राजा था। ठीक है, थोड़ा सा आप इस कहानी को याद रखेंगे कि चुरामन जो था वो बहुत हेवी टैक्सेस कलेक्ट करता था लोगों से, जिसके चलते लोग उसे काफ़ी नापसंद करते थे, और इसी की वजह से चेरो में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, इट वाज लेड बाय सरदार भूषण सिंह
इट वॉज लेड बाय सरदार भूषण सिंह इन 1800, ठीक है, इन 1800, ठीक। अब इसके बाद एक और पॉपुलर रिवोल्ट होता है, हो एंड मुंडा रिबेलियन होता है। ये हो एंड मुंडा कौन है? वहाँ झारखंड में अभी भी ये ट्राइबल्स हैं, ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, बहुत पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड की। इन्होंने भी फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट जब वहाँ पारित किया गया था और फॉरेस्ट पे जो राइट्स हैं, इन लोगों का राइट्स छीन गया था इस एक्ट के बाद, तो इन लोगों ने विरोध किया था उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो हो एंड मुंडा विद्रोह 1865 में जब फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था, अंग्रेजों ने जब इस एक्ट को पारित किया तो वन क्षेत्र पे जो भी अधिकार ट्राइबल्स के थे वो सब छीन गए थे। इस एक्ट के विरोध में हो एंड मुंडा कम्युनिटी के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, ठीक है। और उसके बाद आता है कोल रिबेलियन। कोल जनजाति के लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। इसके लीडर थे बुधु भगत। बुधु भगत। और ये छोटा नागपुर का जो पठार है उस इलाके में ये कोल रिबेलियन हुआ था इन 1831 से 32। ओके, इसको आप लोग जरूर याद करेंगे। और एक मैं और थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देती हूँ। आप लोग अभी जितना हो सके फ्रेंड्स नोट्स और एक क्विक रिवीजन रखिए, क्योंकि अभी बहुत डिटेल में पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, वो आपने पढ़ा होगा पहले। अभी सिर्फ एक क्विक रिवीजन आपको करना है, ठीक है। फिर भूमिज, देखिए भूमिज भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड की, ठीक है, भूमिज जनजाति। इन्होंने भी विद्रोह किया था और इसके लीडर थे गंगा नारायण, ठीक है। ये लोग विद्रोह किए थे सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम में, ठीक है, और बीरभूम, झारखंड के सिंहभूम और बीरभूम में इन्होंने विद्रोह किया था करीब 1832-33 के बाद। उसके बाद जो एक पॉपुलर रिवोल्ट होता है वो है संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट हम लोग जानते हैं 1855-56 में। इट वाज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू के द्वारा ये संथाल विद्रोह किया गया था, ठीक है। इसमें भी वही थी, संथालों के ऊपर बहुत जुर्म ढाते थे लोग, पुलिस भी, फिर मनी लेंडर्स भी, आउटसाइडर्स भी, जिसको ये लोग डिकूज कहते थे, ये लोग इन पे बहुत शोषण करते थे इनका। और संथालों को पुलिस जब पकड़ के ले आती थी तो खूब मारती पीटती थी। मनी लेंडर्स भी इनसे बहुत हाई चार्जेस लेते थे, ठीक है। और उन सब चीज़ों से तंग आके इन्होंने 1855-56 में विरोध किया। उसके बाद बारी आती है एक लोटा विद्रोह भी होता है, ठीक है। लोटा विद्रोह होता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रास वेजल्स अपने जेलों से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब कैदियों को पानी पीने के लिए ब्रास का बना हुआ लोटा मिलता था, ब्रास वेजल्स मिलता था जेल के अंदर, और जब वो ब्रास वेजल्स को हटा दिया गया तो वहाँ के जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, इन्होंने काफ़ी प्रिजनर्स ऑफ विरोध किया, प्रिजनर्स ऑफ आरा एंड मुजफ्फरपुर, ने इसका काफ़ी विरोध किया, ठीक है, इन 1856 इस लोटा विद्रोह। और इस तरह से हम लोग देते हैं कि लोटा विद्रोह हुआ। तो ये कुछ पॉपुलर ट्राइबल रिवोल्ट्स थे जो आपको देखना है और रिवीजन करना है। एक सरदारी विद्रोह भी होता है 1858 में, एग्रेरियन मूवमेंट है वो भी। और एक इम्पोर्टेंट विद्रोह मैं लिखती हूँ, एक इम्पोर्टेंट विद्रोह फ्रेंड्स और है, वो है ताना भगत का जो मूवमेंट था 1914 में। ये लोग गांधी जी के अनुयायी थे, ठीक है। ताना भगत का लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जात्रा भगत, ये विद्रोह चलाया गया था 1914 में। ये इम्पोर्टेंट आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं जो आपको एक बार ज़रूर देखना है एग्ज़ाम में जाने के पहले। उसके बाद द
रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला भी टॉपिक आपको देख लेना है, उसमें रोल ऑफ कुंवर सिंह स्पेशली आता है, ठीक है ना। ये 1857 का रिवोल्ट पहले बिहार के किस पार्ट को टच किया, तो पहले रोहिणी विलेज जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, रोहिणी विलेज इन देवघर डिस्ट्रिक्ट, जब जून 12, ये डेट आपको याद रखना है, जून 12 1857 को जब ये रिवोल्ट झारखंड में अभी है वो जगह, झारखंड के रोहिणी विलेज देवघर डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत मानी जाती है इसकी, बिहार के अंदर, ठीक है। 1857 का विद्रोह बिहार पहुंचता है 12 जून 1857 में, जब बिहार के देवघर जिले के रोहिणी विलेज से। उसके बाद धीरे धीरे दानापुर रेजिमेंट में सोल्जर्स की म्यूटिनी देखने को मिलती है 25 जुलाई को। एक नेक्स्ट पेज में मैं लिख रही हूँ, इवेंट्स का एक जो सीक्वेंस है फ्रेंड्स वो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको रिवीजन में थोड़ी मदद मिले। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कहाँ चल रहा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये बिहार पहुंचता है 12 जून 1857 को। जब ये बिहार पहुंचता है, बिहार के रोहिणी विलेज में, रोहिणी विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पहुंचता है आपका बिहार। इसके बाद 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट में सोल्जर्स म्यूटिनी देखने को मिलती है। सोल्जर्स विद्रोह करते हैं दानापुर रेजिमेंट के 25 जुलाई 1857 में। और उसके बाद हम रोल ऑफ कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के बड़े जमींदार थे, और कुंवर सिंह उज्जैनिया क्लैन ऑफ राजपूत से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर के बड़े जमींदार थे। इन्होंने कुंवर सिंह का जो रोल हम इसमें देखते हैं वो काफ़ी उम्दा रोल रहता है, क्योंकि एक बढ़ती उम्र में 80 साल की उम्र में इन्होंने जिस वीरता का परिचय दिया वो तारीफ़ काबिल इतिहास में दर्ज है इनकी वीरता की कहानियाँ। तो कुंवर सिंह ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था, ये इस हालांकि ये जो टॉपिक है रोल ऑफ कुंवर सिंह ये एक्चुअली आपका मेंस का टॉपिक है, ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है, इसमें पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको फिर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन बिहार, ठीक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इससे आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ एग्ज़ाम में, ठीक। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस से लेकर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस बिहार में हुए, उसके इम्पोर्टेंट आउटकम्स को लेकर पूछा जाएगा। बहुत सारी मूवमेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री में चलाई गई उसमें बिहार का पार्टिसिपेशन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लीडर्स के जो रोल हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी गई बाय A.O. ह्यूम, ठीक है। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और एक बाद में चल के एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये एक मंच बन जाता है सारे लीडर्स के लिए, जिसके तहत सब लोग एकजुट होकर और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन सा सेशन हुए, तो इसको अब जरूर या फ्रेंड्स रिवीजन करिएगा। 27th जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मैं यहाँ लिख रही हूँ 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1912 में हुआ था इन
बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना, ठीक है। और उस समय प्रेसिडेंट थे R.N. मुधोलकर, R.N. मुधोलकर, मुधोलकर, ठीक है। तो 27वां सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 1912 में हुआ था बांकीपुर में, पटना में, ये R.N. मुधोलकर के नेतृत्व में हुआ। अब उसके बाद और कौन सा सेशन हुआ बिहार में? तो 27वां के बाद आप याद रखिए, इससे 10 और बढ़ा दीजिएगा। याद करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ। एक तो 27 सेशन हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद कौन सा हुआ? 37। मैं भी अपनी तैयारी के समय ऐसे ही याद करती थी। मैं आपको बता दूं, मैं 68 बीपीएससी मैंने क्वालिफाई किया और उसमें मेरा 132 रैंक था 68वीं बीपीएससी में। 68वीं बीपीएससी को बीपीएससी की हिस्ट्री में सबसे फेयर एग्जाम माना जाता है। तो देखिए, 27वां सेशन आईएनसी का 1912 में हुआ था इन बांकीपुर पटना, और उसके प्रेसिडेंट थे R.N. मुधोलकर। और उससे 10 साल और आप 10 और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 37th सेशन जो हुआ आईएनसी का, वो हुआ गया में, 1922 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद से आपको याद होगा कि दो दलों का फॉर्मेशन हुआ था। स्वराज पार्टी गठित हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, और फिर उन्होंने एक एक पार्टी ऐसी थी जो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। एक पार्टी ऐसी थी, एक ग्रुप जो कह रही थी कि नहीं होना चाहिए और अंग्रेजों की पॉलिसी का विरोध होना चाहिए वहाँ पे एंट्री होके। तो फिर प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का दो ग्रुप बनते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दिएगा। 37th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि गया में हुआ था 1922 में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तरंजन दास, ठीक है। तो आप ये दो चीज जरूर याद रखें। बिहार में आईएनसी के दो सेशंस हुए। एक तो 27वां सेशन हुआ आईएनसी का 1912 में, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ, R.N. मुधोलकर उसके प्रेसिडेंट थे। और दूसरा सेशन 37वां सेशन हुआ, 37th सेशन हुआ आईएनसी का, जो कि गया में हुआ 1922 में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तरंजन दास, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि 1922 के बाद से क्या घटनाक्रम हुई और कैसे कैसे पार्टियों का फॉर्मेशन हुआ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब गया सेशन हुआ 1922 में, 1922 में जब गया सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और चित्तरंजन दास जब रिजाइन कर देते हैं अपने प्रेसिडेंटशिप से, तो दो गुटों का फॉर्मेशन होता है ना। एक होते हैं प्रो चेंजर्स, एक होते हैं नो चेंजर्स, ठीक है। एक ग्रुप का कहना होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री होनी चाहिए, एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री होनी चाहिए, और तभी एंट्री के माध्यम से ही अंग्रेज जो गलत नीतियाँ पास करते हैं अपने काउंसिल्स में, हम उसको नलीफाई करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और दूसरा नो चेंजर्स करते हैं नो एंट्री, हम उनके सिस्टम का एक कोई हिस्सा नहीं बनेंगे और हम बाहर से ही उनको कमजोर करेंगे। नो एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट। अब देखिए, तो चित्तरंजन दास जब रिजाइन कर देते हैं, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये लोग स्वराज पार्टी बनाते हैं, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं। और ये नो चेंजर्स में होते हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल साहब होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि नहीं, हालांकि इनके जो भाई रहते हैं वो वो स्वराज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल साहब के भाई थे विठल भाई पटेल, तो वो स्वराज पार्टी को
सपोर्ट करते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल साहब का कहना था कि नहीं, हम उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री नहीं लेंगे, हम बाहर रह के ही इनका विरोध प्रदर्शन करें, इनका विरोध करेंगे, इनके द्वारा जो भी लॉज पास हुआ जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, तो अब ये मैंने गया सेशन का थोड़ा सा डिस्कशन किया आपसे। अब इसके बाद इन्होंने एक काम और किया था। एक जब हम अर्ली नेशनलिज्म पढ़ेंगे बिहार में, अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ कुछ मैं आपको डिस्कस, जैसे अर्ली नेशनलिज्म का उदय बिहार में क्या मानते हैं, जब फॉर्मेशन ऑफ बॉयज एसोसिएशन, ठीक है, इन 1899 में बॉयज एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है, एंड द सरस्वती एकेडमी, ये एकदम अर्ली स्टेज में है। अभी देखिए अर्ली स्टेज ऑफ नेशनलिज्म, जबकि काफ़ी जातिवाद, काफ़ी डिसयूनिटी, अंग्रेजों द्वारा डिस्क्रिमिनेशन, पेजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन, इन सबों के बीच कैसे कैसे नेशनलिज्म अपनी जड़ें पकड़ रहा है बिहार के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज इसने बॉयज एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ 1899 में, ठीक है, और सरस्वती एकेडमी का फॉर्मेशन हुआ 1901 में एट दरभंगा। ठीक, सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उस समय में बिहार के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ फ्रेंड्स 1905 में, तो उसके विरोध में ही याद होगा आपको स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया, बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस का भारी बॉयकॉट हुआ। और इसी के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया जो कि एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक माना गया। नेशनल स्कूल कॉलेजेस खुले और बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस का। फिर होम रूल मूवमेंट इन बिहार हम जब देखते हैं 1916 का टाइम, आपको याद होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने 2 होम रूल मूवमेंट चलाया, अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अपना होम रूल मूवमेंट चलाया था। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट जब चला बिहार में, बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बसंत के नेतृत्व में चल रहा था, तो बांकीपुर पटना में भी इसमें योगदान दिया गया था मजहार उल हक के द्वारा। ठीक है, इन बांकीपुर पटना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इन बांकीपुर पटना, इस अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द, इस होम रूल मूवमेंट को बांकीपुर पटना में कौन इसको लीड कर रहे थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ मजहार उल हक, मजहार उल हक, ठीक है, इसको लीड कर रहे थे पटना में। ऑन 16 दिसंबर जब होम रूल लीग का गठन हुआ बिहार के बांकीपुर में, ऑन 16 दिसंबर 1916 में। ठीक है, उसी तरह से सारण में और आपके मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद काफ़ी एक्टिव थे होम रूल मूवमेंट के दौरान, और सारण में बजरंग सहाय काफ़ी एक्टिव थे, याद रखेंगे आप लोग। फिर चंपारण सत्याग्रह पे हम लोग आते हैं, ये सीक्वेंस है, देखिए आप लोग ऐसे याद, इसको ऐसे याद करेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी याद करने में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1916 का, अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में आते हैं। आपको चंपारण सत्याग्रह चूँकि मेंस का भी एक टॉपिक है तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, है ना। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में आप बता सकते हैं कौन गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए, चंपारण में कौन सी प्रणाली थी जिसका विरोध हो रहा था, कौन से किसान थे जो बहुत परेशान थे। जब लखनऊ सेशन हुआ 1916 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लखनऊ सेशन ऑफ 1916,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब लखनऊ सेशन हुआ 1916 का, ठीक है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है जब लखनऊ सेशन होता है 1916 का। तब राजकुमार शुक्ल जो हैं वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं, इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के समय जब लखनऊ सेशन होता है 1916 में, तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण आने के लिए। और गांधी जी जब चंपारण आते हैं, गांधी जी जब चंपारण विजिट करते हैं, तो ये इनका पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह इनका फर्स्ट सत्याग्रह है ना, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी जब 1915 में जब साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, भारत आते हैं, और 1915 के बाद इनका फर्स्ट जो मूवमेंट, फर्स्ट जो प्रोटेस्ट, फर्स्ट जो सत्याग्रह, फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट विद पीपल, वो देखने को मिलता है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। इसलिए चंपारण सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है, गांधीयन फर्स्ट सत्याग्रह है, ठीक है। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की नींव जो बिगुल उन्होंने यहाँ से बजाया था, वो इतना प्रभावशाली रहा कि पूरे विश्व में गांधी जी की एक अलग छवि बनी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, वो 3 कठिया प्रणाली के अगेंस्ट में था। अच्छा, आप लोगों को याद होगा 68वीं यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैं आप इसको डिस्कस करती हूँ उसमें आपके साथ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट 3 कठिया प्रणाली, है ना, 3 कठिया सिस्टम, जहाँ पे उनको फोर्स किया जाता था किसानों को कि 3/20 पार्ट में अगर 20 कट्ठे की ज़मीन है तो 3 कट्ठे में आपको इंडिगो ही कल्टीवेट करना है, यानी नील की ही खेती करनी है, ठीक है। और आप जानते होंगे नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाती है, उसमें और कोई फसल नहीं उग पाता है। और इंडिगो, चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर चल रहा था इंग्लैंड में, तो अंग्रेज़ों को नील चाहिए थी अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये खूब दबाव बनाते थे चंपारण में जो गरीब किसान था उसके ऊपर कि आपको नील की ही खेती करनी है, और मैंडेटरी था, अगर ऐसा नहीं करने पे उनके खेत जब्त कर लिए जाते थे, पशु जब्त कर लिए जाते थे, काफ़ी दयनीय अवस्था में लोग रह रहे थे। गांधी जी ने जब इसका प्रोटेस्ट किया तो इस 3 कठिया प्रणाली को हटाया गया, ठीक है। अच्छा, 68वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको याद है कि गांधी जी को अंग्रेजों ने प्लान किया था इनको जहर देने का, लेकिन किसने गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ ने दूध, जहर वाला दूध गांधी जी को नहीं दिया था, ठीक है। सेव्ड गांधी जी इज लाइफ, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जिंदगी बचाई थी। तो ये क्वेश्चन 68वें में भी था, इसको आप जरूर देख लीजिए, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद एक बड़े पैमाने पे जो बिहार में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, वो पेजेंट्स एंड नेशनल मूवमेंट में देखने को मिला, ठीक है। आपको याद होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद जैसे बड़े लोग पेजेंट मूवमेंट के साथ जुड़े, और इस पेजेंट्स मूवमेंट के अंतर्गत भी काफ़ी कुछ चेंजेस इन्होंने करवाया। तो ये जो पेजेंट्स एंड नेशनल मूवमेंट है, इसकी शुरुआत इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से ही रख दी थी, ठीक है। चंपारण के किसान भी अब चंपारण के किसान जब नेशनल मूवमेंट से जुड़े, तो और भी जगह के किसान भी नेशनल मूवमेंट से जुड़े, है ना। चंपारण सत्याग्रह से ही इन्होंने पेजेंट और नेशनल मूवमेंट की नींव रखी।
अब फ्रेंड्स हम लोग बात करें, ये तो हम लोग सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, तो पहले इस सीक्वेंस को ही हम लोग पूरा कर लेंगे। ओके, तो इस चंपारण सत्याग्रह के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा खिलाफत मूवमेंट। अंग्रेजों ने जो ओटोमन एम्पायर था तुर्की का, ठीक है, अंग्रेजों ने उन पे ऐसा एडवर्स टर्म्स इम्पोज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो पूरे मुस्लिम्स, पूरे इस्लामिक कम्युनिटी को उन्होंने एक इंसल्ट के तौर पे देखा। ठीक है, और इसमें पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग ने भी एकजुट होकर इस खिलाफत मूवमेंट में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि ये भारत में अली ब्रदर्स स्टार्ट किए थे और एक मास मीटिंग हुई थी। इसमें बिहार का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं। 30 नवंबर 1919 को एक मीटिंग कराई गई थी अंजुमन इस्लामिया में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल सॉरी 30 नवंबर 1919 को जब एक मीटिंग कराई गई अंजुमन इस्लामिया हॉल इन पटना में अंडर रशीदुल हक, ठीक है, अंडर रशीदुल हक, है ना। बिहार में किस तरह से कैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस मूवमेंट में हुआ, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 30 नवंबर 1919 को जब अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक मीटिंग कराई गई पटना में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ रशीदुल हक, इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद बहुत प्रोमिनेंट सपोर्टर्स बिहार से आए, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद साफी, मौलाना नरुल हसन, ये सारे पॉपुलर लीडर्स बिहार से आए इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रौलत एजिटेशन होता है। ठीक है, रौलत एजिटेशन में भी बिहार, ये रौलत एक्ट आपको पता होगा, अंग्रेजों को ये अधिकार था कि किसी भी वक्त किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं वो लोग। और उसी क्रम में उन्होंने सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था, और उसी लोग उसका भारी प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये सीक्वेंस वाइज में हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। रौलत बिल का एक भारी विरोध होता है 1919 में बिहार में भी, रौलत एजिटेशन का। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये तो नेशनल सीक्वेंस हो गया, रौलत एजिटेशन। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसेकर। बहुत निर्मम तरीके से लोगों को मारा जाता है। वो दिन था 13 अप्रैल 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इतनी निर्मम हत्या के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी किसी भी तरीके से अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करना है। ठीक, ये बिहार में ये धरणीधर प्रसाद और मोहम्मद जुबैर द्वारा नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है, और सभी लोग गांधी जी का साथ देते हैं इस मूवमेंट में। इसमें भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट किया जाता है। नेशनल कॉलेजेस फॉर्म होता है, जिसमें नॉन कॉपरेशन द्वारा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट, हर तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है, क्योंकि एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो ट्रेजिडी थी जहाँ पे पूरे देश में आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ, और होना भी चाहिए क्योंकि काम भी कुछ वैसा ही किया था उन लोगों ने। निर्मम निर्दोष लोगों की इतनी निर्मम हत्या करी थी। तो देखिए, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल कॉलेज पटना गया रोड में नेशनल कॉलेज खुला गया। ठीक है, नेशनल कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड।
ये मैं बिहार के टर्म्स में डिस्कस कर रही हूँ। नेशनल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन पटना गया रोड, और उसके प्रिंसिपल कौन थे, कोई गेस करिए। इन पटना गया रोड, और राजेंद्र प्रसाद जी, पूरा नाम लिखती हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद उसके प्रिंसिपल बने, was the principal। ओके फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट हुआ, नेशनल कॉलेज का गठन किया गया पटना गया रोड में, जिसके प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद जी बने। और कुछ हम लोग घटनाक्रम इसमें देखते हैं। चूंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आते आते तिलक साहब का निधन हो चुका था, ठीक है, तो तिलक मेमोरियल कमेटी का भी गठन हुआ था। तिलक मेमोरियल, तिलक बीजी गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक बहुत ही बहादुर, बहुत साहसी, अपनी बेबाक विचार रखने वाले नेता थे। तिलक बहुत आम जनमानस में फेमस। बाल गंगाधर तिलक, इनसे अंग्रेज भी काफ़ी डरते हड़के हुए रहते थे, है ना। बहुत रिवोल्यूशनरी विचारधारा के तिलक साहब थे। तो 1920 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो तिलक मेमोरियल कमेटी का भी गठन होता है इसमें, 1920 में ही। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर एक मैगजीन चलाई गई थी, उसका नाम था द सर्च लाइट, है ना। इसको आप थोड़ा सा मैं आपके इसके बारे में बता देती हूँ। एक बहुत पॉपुलर मैगजीन प्रकाशित होती थी उन दिनों पटना से, उसका नाम था द सर्च लाइट। जब तिलक साहब की मृत्यु हुई तो द सर्च लाइट में एक कॉलम रखा गया था, बिहार इज मॉर्निंग, बिहार इज मॉर्निंग। तिलक साहब की मृत्यु पे बिहार में गहरी शोक की लहर थी। तिलक साहब इतने पॉपुलर नेता थे। बिहार के लोग जो बड़े बड़े नेता थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, इन लोगों ने भी बहुत शोक व्यक्त किया था, और उसमें एक आर्टिकल छपा था बिहार इज मॉर्निंग, इस मैगजीन के अंदर, द सर्च लाइट मैगजीन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद गांधी जी ने इसको याद रखेंगे, गांधी जी इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया था। बिहार नेशनल कॉलेज का गांधी जी ने इनॉग्रेशन किया था इसी समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में ही। और बिहार नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ, इन दोनों का इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, ताकि नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ब्रिटिश कॉलेजेस का विरोध हो। उस समय मजहार उल हक, इसको भी याद रखेंगे, मजहार उल हक ने उस समय में एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर चालू किया था, और उस न्यूज़पेपर का नाम है स्टार्टेड द न्यूज़पेपर द मदरलैंड। ये काफ़ी क्रांतिकारी न्यूज़पेपर थी उन दिनों की, स्टार्टेड द न्यूज़पेपर द मदरलैंड। तो कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पीटी में, कि ये एक तो किस मूवमेंट के समय इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था, ये आ सकता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आ सकता है। और चूंकि एक काफ़ी क्रांतिकारी ये न्यूज़पेपर थी द मदरलैंड, ये मजहार उल हक ने उसी समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय स्टार्ट किया था, ताकि गांधीयन आइडियोलॉजी को और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 1922 के गया सेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1922 जो हमारा आईएनसी का सेशन हुआ था गया में, इसको हमने डिस्कस कर लिया है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ चित्तरंजन दास। और यहीं से दो गुट में लोग बढ़ते हैं, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू प्रो चेंजर्स होते हैं, और वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, मोहम्मद अली अंसारी, ये लोग नो चेंजर्स होते हैं। तो इन लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ, स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और बिहार में भी एक स्वराज पार्टी का एक ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी फंक्शन करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ओके।
वन ब्रांच फंक्शन अंडर बिहार में एक ब्रांच स्वराज पार्टी की फंक्शन करती है श्री कृष्ण सिंह के अंडर में। ठीक है, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक नया पेज लेते हैं, साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, जिसके प्रेसिडेंट रहते हैं सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम से ये साइमन कमीशन का नाम रखा जाता है। ठीक, ऑल पार्टी की मीटिंग होती है बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में, और साइमन कमीशन का भारी विरोध होता है पूरे देश भर में। ये पटना पहुंचती है जब 24 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचती है, तो इसका भारी विरोध होता है। ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको याद होगा साइमन गो बैक का नारा लगा था और लाला लाजपत राय इसमें कैसे चोटिल हुए थे, और इसी में चोट खाने की वजह से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु भी हुई थी। भगत सिंह इस पे बहुत दुखी भी हुए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय के काफ़ी करीबी थे भगत सिंह। और बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम देखते हैं, जो कि इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। 1930 में ये चालू होता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो बिहार से सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का भरपूर सहयोग किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की फ्रेंड्स एक और बात थी, इसमें महिलाओं ने भारी तादाद में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, विमेन पार्टिसिपेशन, सरोजिनी नायडू और भी कई महिलाओं ने इसमें भारी पार्टिसिपेशन किया, सुचिता कृपलानी, इन लोगों का पार्टिसिपेशन था। और सॉल्ट सत्याग्रह आपका स्टार्ट हुआ था। गांधी जी को लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी को लोग सपोर्ट किए थे। कहीं कहीं पे लोग इसके समर्थन में चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिए थे जो किसान वर्ग से थे। और इस तरह से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का समर्थन किया, तो बिहार में जगह जगह लोगों ने भी नमक कानून तोड़कर और चौकीदारी टैक्स नहीं देने का फैसला किया और गांधी जी के इस मूवमेंट का सहयोग किया था। आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं, देखिए एक तो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था आपका 1930 में, जो कि मास पार्टिसिपेशन था इसमें लोगों का, चाहे महिला हो पुरुष हो। और एक हुआ था इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस फ्रेंड्स। ठीक है, आपको याद होगा कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कौन किए थे, तो पहला ऐसे इंडिया की बात करें तो विनोबा भावे किए थे। ठीक है, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू किए थे। लेकिन अगर हम बिहार में बात करें कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस में, जो कि 1940 में और इंडिविजुअल लेवल पर जब ये सत्याग्रह चलाया गया था, तो बिहार के पहला सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। इसको आप याद रखेंगे। ओके, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और गौरी शंकर सिंह भी थे, और सिलाव से आपके श्याम नारायण सिंह थे। गौरी शंकर सिंह गया से थे और सिलाव से श्याम नारायण सिंह थे, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, गौरी शंकर सिंह सत्याग्रह किए थे गया से। ठीक है, और श्याम नारायण सिंह ये किए थे सिलाव से। सिलाव नालंदा जिला में ही है। ठीक है,
सिलाव का खाजा जिसको जीआई टैग मिला हुआ है फ्रेंड्स, इससे आप याद रखिएगा, है ना। जैसे गया का तिलकुट फेमस है, सिलाव का खाजा फेमस है, बाढ़ का लाई फेमस है, हाजीपुर का केला फेमस है। उसी तरह से उसके बाद हम बात करेंगे किसान सभा इन बिहार। जब हम किसान सभा इन बिहार की बात करते हैं तो स्वामी विद्यानंद, है ना, मोहम्मद जुबैर, कृष्ण सिंह, इन लोगों का नाम आता है। और बाद में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो एक बड़े पैमाने पर प्रेजेंट मूवमेंट को लीड करते हैं, उनका जिक्र आता है ना। किसान सभा इन बिहार अगर हम डिस्कस करेंगे, एक पेज में लेती हूँ, ये सारे क्विक नोट्स आप रखिएगा। सभी जब भी पीटी की परीक्षा देने जाएं, इन सबका क्विक रिवीजन एक आपका होना चाहिए। चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए मेन पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो किसान सभा स्वामी विद्यानंद ने फॉर्म किया बिहार के मधुबनी जिले में। स्वामी विद्यानंद फॉर्म्ड द किसान सभा इन मधुबनी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद किसान सभा का फॉर्मेशन जब 1923 में मुंगेर में हुआ, किसान सभा का जब फॉर्मेशन 1922-23 के करीब जब मुंगेर में हुआ, तो उसको लीड किए थे कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर, ठीक है, मोहम्मद जुबैर के द्वारा लीड किया गया था। मुंगेर में ये जब सभा हुई थी 1922-23 में, आपको याद रखना है। उसके बाद एक बड़ा जो फॉर्मेशन हुआ था इनका, इन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ, है ना। 1929 में जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ एट लखनऊ, ठीक है। किसान सभा 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा इसका गठन हुआ। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन करते हैं। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन होता है लखनऊ में। उसके बाद प्रेजेंट मूवमेंट जो बिहार में होता है, उसके मेन चेहरे उभर कर आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित यमुना कारजी। फ्रेंड्स, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। बिहार के प्रेजेंट मूवमेंट से पंडित यमुना कारजी का भी नाम जुड़ता है ना। और उसके बाद पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन प्रेजेंट मूवमेंट को लेकर उन दोनों काफी इंपॉर्टेंट एक मैगजीन निकाले थे, हुंकार। पंडित, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पंडित यमुना कारजी एंड राहुल सांकृत्यायन। आपको फ्रेंड्स याद होगा, राहुल सांकृत्यायन एक नॉवलिस्ट भी हैं। इन्होंने नदी के द्वीप, एक हिंदी में नॉवेल आती है नदी के द्वीप, काफ़ी अच्छी नॉवेल है, उसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन, है ना। इन्होंने उन दिनों मैगजीन निकाला था हुंकार, काफ़ी रिवॉल्यूशनरी मैगजीन थी ये। इस मैगजीन के द्वारा भी किसानों की समस्या उन्हें जगाने का काम किया गया था, है ना, इन 1940। इस मैगजीन को 1940 में इन्होंने निकाला था, यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन ने, हुंकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें कि और कौन सा टॉपिक आपके लिए हम लाएँ ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके।
बिहार स्पेशल में हम फिर आगे बात करेंगे। टिल देन आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। पीटी की परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। बिहार स्पेशल में हम लोग अब बिहार ज्योग्राफी की बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में, और बिहार ज्योग्राफी की बात करेंगे। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।